जेल में गीजर लगे हुए हैं पर उनको चालू नहीं कर रहे हैं। पिछली सर्दी में भी खालिद ऐसी ही कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाए थे और फिर बीमार हो गए थे, और फिर इस बार दोबारा ऐसा ही हो रहा है। कंप्लेंट करने के बाद भी खालिद को उल्टा खालिद के साथ ही बदतमीजी की जाती है। अगर अपने लिए दवाइयां लेने जाते हैं तो दवाइयां फेंक कर दी जाती हैं, जैसे कि जेल में रह रहे लोग इंसान नहीं है, जानवर हैं। वहाँ कूलर गीजर सब हैं पर उनको चालू करवाकर गर्म पानी नहीं दिया जा रहा है। वहाँ कितने ही बुजुर्ग भी हैं जो सजा काट रहे हैं, उनको भी बहुत तकलीफें होती हैं। कुछ तो इंसानियत के नाते ही इतनी सर्दी में गर्म पानी दे दिया जाए। मारना ही है तो एक ही बार में हमें मार दीजिए खालिद को, और हमें ऐसा क्यों हमें तिनका तिनका करके मार रहे हैं। अगर मेरे शौहर को जेल में कुछ भी हुआ तो मैं बच्चों को आप सबके हवाले करके कोरोना वायरस के मामले देश और दुनिया भर में लगातार सामने आ रहे हैं। लाखों की संख्या इन मामलों की हो चुकी है। ऐसे समय में जरूरी हो जाता है समाज के उस वर्ग की बात करना जिसे समाज में सबसे निचले ओहदे पर रखकर देखा जाता है, जिस वर्ग को लगातार यह एहसास करवाया जाता है कि जेल सुधार की जगह नहीं बल्कि टॉर्चर और मुसलसल पीड़ा की जगह बन चुकी है। आज इस एपिसोड पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि राजनीतिक कैदियों की। हाल ही में खबर आई थी कि नागपुर की जेल में बंद जीएन साईं बाबा कोरोना संक्रमित हो गए हैं और उनकी पत्नी उनकी रिहाई की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर खालिद सैफी की बीवी, उनकी पत्नी नरगिस सैफी ने भी फेसबुक पर एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने अपील की कि जेल के कितने खराब हालात हैं और इन हालातों में कैदी किस तरह से जूझ रहे हैं उसका उन्होंने जिक्र किया। जहां एक तरफ दुनिया भर में लाखों कैदियों की महामारी के दौरान रिहा किया गया, वहीं दूसरी तरफ भारत में हमने देखा कि स्टैन स्वामी जैसे राजनीतिक कैदी, उन्हें इलाज का अभाव हुआ, उन्हें इलाज नहीं दिया गया और उन्होंने जेल में ही अपना दम तोड़ दिया और उन्हें अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, क्योंकि जेल में स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं करवाई गई थी। ऐसे ही एक राजनीतिक कैदी है खालिद सैफी। उनकी पत्नी नरगिस सैफी से आज हमने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से उनका परिवार जूझ रहा है और हालात क्या हैं जेल के अंदर। नरगिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस ब्रॉडकास्ट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप अपने पोस्ट के बारे में बताएं जो आपने सोशल मीडिया पर शेयर किया, ताकि लोग जान सकें कि जेल के अंदर किस तरह के हालात हैं और आप हमें बता पाएं कि खालिद की क्या हालात हैं अभी। मैं कल सुबह में एक खालिद का कॉल आया था 11 तारीख। जी तो वो एकदम मतलब ज्यादातर क्या होता है, खालिद का कॉल आता है शाम में, जब जी जेल पुणे से जस्ट जब उनको बैरिक में भेजते हैं तो उससे पहले उनका कॉल आता है। मैं एक आपको बता देना चाहती हूँ कि ये कॉल 5 मिनट का होता है, 5 to 7 मिनट का कॉल होता है, जिसके अंदर खालिद ज्यादातर अपनी कोई अगर उनको कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके की खैर खैरियत वो बताते हैं और हम भी उनको बता देते हैं। तो ये जेल अथॉरिटी की तरफ से होता है। इस चीज के लिए मुझे काफी लोग बोलते हैं कि किस तरीके से कॉल आता है ये वो। तो ये 5 मिनट का कॉल होता है। तो उसमें कल सुबह खालिद ने कॉल करा था। अक्सर वो सुबह में कॉल नहीं करते, तो पहले तो मैं ये नंबर देखकर ही एकदम घबरा गई कि इतना सुबह सुबह मैं उठी भी नहीं थी ढंग से। तो उन्होंने यही पूरी सारी डिटेल्स बताई मुझे कि किस तरीके के वहाँ हालात हैं। उन्होंने बताया उनका 3-4 दिन लगातार कॉल नहीं आया था, तो मैं इस बात से भी परेशान थी कि कॉल क्यों नहीं आ रहा। तो उनका फोन आता है तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ 20 से ज्यादा केस निकले हैं मंडोली जेल में, जो उनका जेल है मंडोली में। तो मैंने कहा आप ठीक हैं, आपके रूम में निकले हैं? तो कहने लगे यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया है जेल में, बट टेस्ट वगैरह थोड़े से ही हुए थे तो उसके अंदर ही 20 से ज्यादा केस निकले हैं। तो बताने लगे कि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, पानी नहीं है, ठंडा पानी है एकदम, आपको नहाना है नहाओ, नहीं नहाना हो मत नहाओ, पीने के पानी की बहुत प्रॉब्लम है। मैंने कहा वहाँ गीजर वगैरह, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे जब पिछली सर्दियों में भी यही बताया था कि गीजर हैं पर चलते नहीं हैं। तो मैंने अभी भी यही बात उनसे पूछी थी, मैंने कहा क्या हुआ गीजर दोबारा से नहीं चल रहे? तो उन्होंने बोला कि यहाँ गीजर लगे हुए हैं पर यहाँ पर किसी को फिक्र ही नहीं है कि चलवाने हैं उनको। मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना जेल अथॉरिटी या जेल स्टाफ को ऐसा लगता है कि ये जितने भी लोग हैं शायद ये इंसान नहीं है। मतलब आप लोग ये मतलब कोई भी ये चीज सोच के भी मतलब कैसे रह सकता है कि इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड के अंदर ठंडे पानी, एक तो जेल जो बनी हुई है उसके अंदर कोई ऐसा इंतजाम नहीं है कि आप हवा से या किसी चीज से बच सकें। इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं क्योंकि शीशे मतलब वहां पे कोई भी खिड़की के अंदर वो नहीं है, शीशे वगैरह नहीं लगे हुए, और बिल्कुल हवा एकदम ठंड है वहां। और जो खालिद को इतनी ज्यादा परेशानी हो रही थी, अभी आपने जब शुरू में खालिद की अरेस्टिंग हुई थी तब आप लोगों ने देखा था कि उनके पैरों में फ्रैक्चर था। जी। पिछली सत्रों में भी यही रहा उनका कि पानी की वजह से उनके दोनों पैर सुन्न हो जाते थे। इस बार भी यही चल रहा था कि पानी की वजह से पैर एकदम सुन्न हो रहे थे उनके। वो बोले कि वो 5 वक्त नमाजी हैं, उनको 5 वक्त वुजू करना कंपलसरी है उनके लिए, वो वुजू करते ही हैं। उसमें भी वो ठंडा पानी यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके पैर सुन्न हो जाते हैं। वो डायबिटीज पेशेंट है, उनका शुगर बढ़ा रहता है। तो मतलब ये बेसिक चीजें हैं जो कि जेल अथॉरिटी को करवानी चाहिए, पर वो किसी भी तरीके से इसमें सीरियस ही नहीं है कि ये लोग हैं, इन लोगों को गर्म पानी देना है नहीं देना है। वहां पे जो सीवर लाइंस हैं वो पूरी ब्लॉक है। तो मतलब भरे हुए पे ही अब लोगों को कहाँ जाएंगे वो लोग फ्रेश होने के लिए, तो वही यूज करनी पड़ रही है। वो गंदगी इतनी है, साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की कोई अपने काम की जिम्मेदारी ही नहीं लगती है कि कोई काम करवाने हैं नहीं करवाने। मतलब जो उनके जेल अथॉरिटी के जो खुद के उनके काम हैं तो वो भी उनको नहीं करवाना। मैं गर्मियों में भी कूलर्स वगैरह लगे हुए हैं पर वो चलते नहीं है, चलवाने ही नहीं है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे मतलब परेशान करने वाली बात होती है। ये सिर्फ खालिद के लिए ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं वहां, उन सब के लिए भी है। जी। अभी जो ये पूरी महामारी का एक तरह से दौर चल रहा है, पूरी दुनिया भर में काफ़ी प्रिज़नर्स हैं, कैदी हैं जिन्हें ये इन्फेक्शन हो गया क्योंकि वो जेल में थे, और जेल ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से लोग सेल्स शेयर करते हैं, एक कॉम्पैक्ट से कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तो जब आप इस तरह की बातें सुनती हैं, और खालिद जी के बारे में नहीं बल्कि बाकी सब प्रिज़नर्स के बारे में, तो जो परिवार हैं वो किस दौर से गुजर रहे हैं इन सब चीजों को देखते हुए, और आप लोगों की डिमांड्स क्या हैं, आखिर क्या एक तरह से डिमांड उभर करके आ रही है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए अभी जब लास्ट टाइम भी जब कोविड के केस ज्यादा बड़े थे तो तब भी हमें खालिद के सेहत को लेके बहुत फिक्र थी, और इस बार भी मुझे बहुत फिक्र है क्योंकि इस बार भी केस बढ़ ही नहीं रहे। वो मतलब एक मतलब पहले फिर भी कम ऐसा हो रहा था कि कम स्प्रेड हो रहा था, पर अब की बार बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से मुझे उनकी हमेशा फिक्र रहती है क्योंकि जेल अथॉरिटी में भी जब हम भी अभी लास्ट टाइम तक जब मुलाकात करने गए थे तो उन लोगों का भी ऐसा ही था कि जा सकते हो, कपड़े वगैरह का भी कोई ऐसा सैनिटाइज का वहां पे कोई सिस्टम नहीं था। जी। तो जब जैसे खालिद ने बताया है मुझे, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि साफ सफाई का कोई ख्याल रखा जा रहा है या सैनिटाइज का या किसी भी तरीके का कुछ ख्याल रखा जा रहा है। दवाइयों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहां पे किसी तरीके का कोई अरेंजमेंट नहीं है कि अगर अचानक किसी की तबीयत खराब होगी तो हम कोर्ट से परमिशन लेने लेने में ही कई दिन गुजर जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम खालिद की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने पोस्ट भी करी थी, और हमारे वकीलों ने भी जो कोर्ट से परमिशन लेके तब जब कोर्ट ने कहा तब जाके खालिद का कोविड टेस्ट हुआ था। इस बीच में ही इस टाइम को ही निकलने में ही 5-6 दिन गुजर चुके थे। तो खालिद की जब कोविड रिपोर्ट आई थी तो वो नेगेटिव आई थी। तो पर तबीयत इतनी खराब थी कि 15 दिन उनको लगे। जी। उसमें भी वहां कोई दवाई अवेलेबल नहीं थी। उनके गले में इन्फेक्शन हुआ था, थ्रोट इन्फेक्शन था काफी ज्यादा। तो उनको तब भी कोई दवाई इस तरीके की अवेलेबल नहीं करवाई गई जेल के अंदर। तो इस तरीके की चीजों को देख के बड़ी टेंशन होती है। और जितने भी लोगों को कोविड की वजह से जो छोड़ा गया, तो जो असल में मुजरिम है, जो जिन्होंने कुछ करा हुआ है तो उनको बेल मिल रही थी। जी। पर जिन्होंने कुछ करा नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो कहीं जा नहीं रहे, कहीं भाग नहीं रहे, पर उन लोगों को बेल नहीं दी जा रही। उनको पता नहीं क्यों रखा जा रहा है वहां पे ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में। अब मेरी सिंगल फैमिली है, अब आप समझ सकते हैं, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं।
मुझे इतनी टेंशन रहती है कि जिस तरीके के इस वक्त में माहौल चल रहा है, हालात चल रहे हैं, सबको अपने अपने अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है। तो मैं इतनी ज्यादा परेशान रहती हूँ कि मेरे बच्चे हैं उधर, मेरे शौहर मेरे पास नहीं है, वो खुद उनकी तबीयत खराब रहती है वहां पर। तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, अगर उनको जरा भी कुछ हो जाता है खालिद को। जी। मतलब मेरी सोच कभी रूह कांप जाती है कि अगर उनको वहां पे अगर बुखार भी होता है, अभी उनको फीवर चढ़ा था, फीवर के बाद में उनको मुंह में अल्सर हो गए, वहां पे कोई इस तरीके की दवाई मौजूद नहीं है, जो है सबके लिए एक जैसी है, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली बातें होती हैं कि आप एक पानी किस क्या चीज है, अगर अगर वहां पे चीजें मौजूद मौजूद हैं, अगर गीजर मौजूद हैं तो उन्हें चलवा के पानी क्यों नहीं मिल सकता? जी, ये काफी कम बड़े से कम सवाल है। और उनकी मूल अगर जो अमेनिटीज हैं उनके बड़े सवाल है। जी दिल्ली जैसे शहर में, जी। दिल्ली जैसे शहर में आपको पीने का पानी के लिए भी आपको वहां जेल के अंदर इतनी मशक्कत करनी पड़ती है कि पीने का पानी नहीं है। लोगों को ठंडे पानी से नहलाया जाता है, ठंडे पानी से नहाइए, ठंडे पानी से आप पानी है जो है ठंडा पानी है, आपको नहाना है नहाओ, नहीं नहाना मत नहाओ, जिसकी वजह से लोग 5-5 6-6 दिन 7-7 दिन नहीं नहाते। तो मतलब कोविड जैसे माहौल में, कोविड जैसी बीमारी में, जहाँ हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए था, वहां इतनी ज्यादा लोगों को परेशान करा जा रहा है, ना साफ सफाई का ख्याल है, ना लोगों के लिए नहाने का इंतजाम है, गर्म पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट भरे हुए हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है, कौन करवाएगा? तो आप लोगों की तरफ से और परिवारों की तरफ से, ना सिर्फ आपका परिवार, ऐसे बहुत से परिवार हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की फैमिलीज हैं, आप लोगों की तरफ से क्या डिमांड सामने आ रही है? किस तरह की एक मैसेज आप देना चाह रहे हैं जिससे कि इस पूरी स्थिति में कोई परिवर्तन हो? क्या अपील है आप लोगों की? देखिए, हमारी सिर्फ यही अपील है, पहला तो अगर गर्मी है और आपके यहाँ पे कूलर लगे हुए हैं तो उनको रिपेयर करवाएं, कूलर चलवाएं, ताकि जो लोग वहां रह रहे हैं, अ, जो मुजरिम हैं वो तो उनके लिए तो ठीक है, पर जो मुजरिम नहीं है, कम से कम उनके ऊपर अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उनको इतना तो हो कि वो अपने कम से कम बेसिक चीजें जो आप लोगों की जिम्मेदारी है देने की, वो तो दे सकें आप। सर्दियां हैं, सर्दी में इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए कि इतनी कड़ाके की ठंड में जब लोग हाथ धोने से भी कतराते हैं, आप उन लोगों को ठंडा पानी दे रहे हैं नहाने के लिए, जिसमें बूढ़े भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिनको परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। टॉयलेट है, टॉयलेट की, बाथरूम की, इस तरीके की चीजों को क्लीन करवाइए, साफ करवाइए, ताकि लोग वहां जितने भी दिन रह रहे हैं कम से कम उस सुकून से तो रह पाए। जी। ये सिर्फ और सिर्फ खालिद के लिए ही नहीं है, जितने वहां लोग रह रहे हैं उन सबके लिए है ये। जेल में गीजर लगे हुए हैं पर उनको चालू नहीं कर रहे हैं। पिछली सर्दी में भी खालिद ऐसी ही कड़ाके की ठंड में ठंडे पानी से नहाए थे और फिर बीमार हो गए थे, और फिर इस बार दोबारा ऐसा ही हो रहा है। कंप्लेंट करने के बाद भी खालिद को उल्टा खालिद के साथ ही बदतमीजी की जाती है। अगर अपने लिए दवाइयां लेने जाते हैं तो दवाइयां फेंक कर दी जाती हैं, जैसे कि जेल में रह रहे लोग इंसान नहीं है, जानवर हैं। वहां कूलर गीजर सब हैं पर उनको चालू करवाकर गर्म पानी नहीं दिया जा रहा है। वहां कितने ही बुजुर्ग भी हैं जो सजा काट रहे हैं, उनको भी बहुत तकलीफें होती हैं। कुछ तो इंसानियत के नाते ही इतनी सर्दी में गर्म पानी दे दिया जाए। मारना ही है तो एक ही बार में हमें मार दीजिए खालिद को, और हमें ऐसा क्यों हमें तिनका तिनका करके मार रहे हैं? अगर मेरे शौहर को जेल में कुछ भी हुआ तो मैं बच्चों को आप सबके हवाले करके सुसाइड तक कर सकती हूँ। मुझसे खालिद की ये तकलीफें देखी नहीं जा रही हैं। इतना इतना ये कोविड का माहौल चल रहा है, इसमें हम लोग अकेले हैं, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं। जब आप अकेले हो और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो बहुत सारे बुरे ख्याल भी आते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेके जब खालिद का सुबह कॉल आया और वो बहुत ज्यादा परेशान थे इन सब चीजों को लेके, तो मेरे दिमाग में भी बस यही आया कि अगर ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे कि उनको कभी कुछ हो,
मेरी भी उम्र लग जाए उनको। पर अगर उनको कुछ हो जाता है सुमेधा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना मेरे पास, ना मेरे बच्चों के पास। तो मैं बच्चों के लिए तो ये सब चीजें नहीं सोच सकती। पता नहीं मैं क्यों, मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर मेरे को कॉल भी करा, कल समझाया भी कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है। ट्विटर पे भी लोगों ने बहुत बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं सोचते। पर जिन्होंने बताया, जिन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ सुना। हम लोग 2 साल से झेल रहे हैं। मेरे बच्चों को हर चीज के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। मुझे खुद हर चीज के लिए मतलब सोचना पड़ता है चीजों के बारे में। तो मतलब अब यही यही जानना चाहती हूँ मैं कि क्यों इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, क्यों इतना वो मतलब मेंटली टॉर्चर इसे ही कहते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है जब एक बहुत लंबा अरसा हो जाता है। पर फिर भी मैंने लिख तो दिया था ये। उसके बाद में फिर मैं अपने बच्चों की तरफ देखा, नहीं, पूरी हिम्मत के साथ मैं इस फाइट को लड़ूंगी, इंशाल्लाह लास्ट तक लड़ूंगी, और अपने कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इससे इंशाल्लाह बाहर भी निकलेंगे, बेल भी मिलेगी और बाइज्जत भी रिहा होंगे। हमने बात की जीएन साई बाबा की पत्नी एएस वसंता कुमारी से। वसंता, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को शेयर किया और हमसे बात की वीडियो के द्वारा। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या हालात हैं जीएन साई बाबा के अभी? हम जानते हैं कि 90% उनका शरीर ठीक से काम नहीं करता, उन्हें अलग अलग तकलीफें हैं, डिसेबिलिटीज हैं। जेल अथॉरिटीज ने क्या कहा, अगर आप उसके बारे में और उनकी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो संबंध है और किस तरह से उनके हालात हैं खासकर की महामारी के दौरान, उसके बारे में आप हमें बता पाए। हाँ, इस बीच में अभी रिसेंटली आया था मेरे को, उसमें बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था। ये एक्चुअली वहाँ अभी ठंड के वजह से भी इनकी पोलियो अफेक्टेड बॉडी है। दो पैर पोलियो अफेक्टेड है। इनकार्सरेशन के बाद इनका लेफ्ट हैंड में मसल्स एंड नर्व्स डैमेज हो गए, लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रही। पिछले साल इसमें लेफ्ट हैंड में इन्फेक्शन आया था, वहाँ उस समय प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो इन्फेक्शन राइट हैंड में भी स्प्रेड हो गई। अभी राइट हैंड भी पार्शियली काम कर रही। ये कोई भी इनकी अभी ऐसा कंडीशन है, वो खुद मूव नहीं कर पाते, व्हीलचेयर से बेड पे नहीं जा पाएंगे, व्हीलचेयर से टॉयलेट पे भी नहीं जा पाएंगे, बेड में लेटना और उठने भी, लेटेंगे तो उठना भी खुद नहीं कर पाएगा, क्योंकि बोथ हैंड्स स्ट्रेंथ नहीं है। इसलिए इनकी 24 आवर्स दो केयर टेकर्स जरूरत है। केयर टेकर्स के थ्रू वहाँ ये रोज डेली रूटीन खाना पीना, टॉयलेट जाना, सब कुछ इनके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी इस हालत में पिछले साल भी केयर टेकर्स का भी प्रॉब्लम आ गए, वो भी उस समय भी हमें बहुत दिक्कत हो गया इनका। वो लेटर्स में बताया था। हम जेल अदालती से भी बात किया, जो पहले 2 लोग हेल्प कर रहे हैं वो भी इतनी साल से हेल्प कर करके थक गए, इनका भी ठीक नहीं, वो फिर मना किया। तो जेल अथॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर टेकर्स को, एज ए 90% डिसेबल्ड पर्सन को केयर टेकर्स का अलर्ट करना जेल अथॉरिटीज का काम है, बट वो किसी को अलर्ट नहीं किया। ऐसा 2-3 महीने इनकी बहुत तकलीफ हो गई। फिर बाद में अभी 2 केयर टेकर्स 2 लोग है, इसको भी जेल अथॉरिटीज उनको कुछ पे नहीं करते हैं। एक्चुअल वो जो काम कर रही, तो वहां जेल में कोई भी काम कर रही तो इनका अर्निंग होना चाहिए ना, कुछ भी पे नहीं करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है वहाँ। हम तो पे करते हैं थोड़ा हेल्पर्स के लिए, पर इसी हालात में
इनका अभी पिछले साल फरवरी में इनको कोविड-19 आने के बाद, इससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कोविड सिचुएशन में। एक्चुअली मैं 2020 फरवरी को मिली थी। उसी टाइम इससे पहले बोला था इनका व्हीलचेयर खराब हो गई, तब मैंने न्यू व्हीलचेयर लेके वहां देके वापस आ रही, मैं ट्रेन में ही है, इतने में लॉकडाउन का ये सब हो गए। तो लॉकडाउन अचानक अनाउंस किया, तब ना वहां जेल मुलाकात बंद हो गई, और लेटर्स नहीं, पोस्ट ऑफिस बंद है सारे ना, कोई लेटर्स नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, इवन मुलाकात एडवोकेट के साथ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा मुश्किल हो गई वहां। ये कैसे है, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है जेल्स, जेल में, बट ये प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करेगा, ये कोविड प्रोटोकॉल्स वहां इतना क्राउडेड सिचुएशन में। साई बाबा अंडा सेल में है, बट अंडा सेल में भी और बाकी पूरा जेल में सिचुएशन ऐसा है ना, क्योंकि वही ऑफिसर्स भी राउंड करके फिर इधर आते हैं, वहां किसी को भी इन्फेक्शन इजीली स्प्रेड होने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए मैं हमें वही बोला था, और हम पेरोल के लिए भी अप्लाई किया था, पेरोल देने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है जो भी ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन में बेल एंड पेरोल से रिलीज करने के लिए प्रिजनर्स को, तभी हमें अप्रोच किया था। बट उसी टाइम एक्चुअल उस समय मेरी मदर इन लॉ का बहुत तबीयत खराब भी है, जुलाई में एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। बट ये जेल अथॉरिटीज कोरोना का बहाना दिखा के हैदराबाद सिटी में कोरोना ज्यादा है ऐसा करके रिजेक्ट किया। क्या हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में ज्यादा है, महाराष्ट्र में नहीं? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हो गए ना कोरोना का पूरा। ये उसी टाइम अगस्त 1 को मेरी मदर इन लॉ का डेथ हो गए। उस समय भी हमें इमरजेंसी पेरोल के लिए अप्लाई किया था। एक्चुअल कोई भी फैमिली में ऐसा हो रही तो कन्विक्टेड प्रिजनर्स और एनी प्रिजनर्स को पेरोल में रिलीज करने का कॉन्स्टिट्यूशनली रूल्स है, राइट है, बट इनको इमरजेंसी पेरोल भी रिजेक्ट किया। फिर और ये फोन कॉल्स भी बहुत लेट शुरू हो गए। एक्चुअली 15 दिन के एक कॉल थे पहले, ओनली फैमिली मेंबर्स को 8 to 10 मिनट्स टाइम देते थे, उसमें वहां से फोन बहुत कनेक्टिविटी नहीं है, कट कट होती है, हमें 3 मिनट में भी बात नहीं कर पाती, ऐसा ही सिचुएशन है बहुत। इसमें ऐसा एक तरफ इनकी कोई बाहर दुनिया से कनेक्शन ही नहीं, ऐसा हो गए फोन कॉल्स करने तक कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं है। बाद में ये और हार्ड कंडीशंस हो रहे, एडवोकेट के साथ भी लीगल का भी क्या हो रही पता होना है, बट एडवोकेट से भी बात नहीं करने दे रही, तो ऐसा हार्ड इनकी वहाँ बहुत दिक्कत की। एक तो केयर टेकर्स नहीं है, एक पेपर्स न्यूज़पेपर्स ये सारे नहीं, लेटर्स नहीं, एडवोकेट से मुलाकात नहीं, तो मुलाकात सारे बंद है, कम से कम फोन कॉल्स का पूछ रहे वो भी नहीं दिया। ऐसा अनअवॉइडेबल सिचुएशंस में ये 28 से अक्टूबर नवंबर 7 तक पूरा हंगर स्ट्राइक में बैठे थे ये प्रिजनर्स राइट्स के लिए, क्योंकि फोन कॉल्स एक फैमिली को हफ्ते में एक एडवोकेट को भी अलाउ करना है। ये कोर्ट में ये कार्रवाई क्या हो रही, प्रिजनर्स के सारे
इनकी रखा। और बहुत 2018 से हमको मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं दिया, वो मेडिकल रिकॉर्ड्स भी प्रोवाइड करने के लिए। और हमारे में मदर टंग तेलुगु में तो लेटर्स एंड बुक्स अलाउ नहीं करते थे, उसके लिए भी वो डिमांड रखा। वैसा कोई भी कंप्लेंट्स देने से वो वहीं रखते हैं, देते नहीं है। जो जिनको ऑफिशियल्स को लिखते वो भी लेटर्स भेजना है और रिसीविंग कॉपी देना है। ऐसा सारे प्रिजनर्स के लिए एक ये हंगर स्ट्राइक में बैठे थे। फिर वो डिमांड्स एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एडवोकेट का भी कॉल हुआ था। इसकी ऐसा एक्चुअल उसी टाइम तो तबीयत ही बहुत खराब है। हम तो ये हंगर स्ट्राइक में मत बैठो ऐसा फोन भी जेल अथॉरिटीज को फोन किया था, फोन बात करने नहीं दिया। ये कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आता है। वहां कोई गार्ड उठाते हैं, फिर लाइन में रहो बोलते हैं, बस ऐसे ही आधा घंटे में भी हो कोई आके बात करते नहीं। ऐसा ही सिचुएशन हर बार हमको हुआ। अब वैसा ही लेटर्स में रिसेंटली यही बोला, हिप जॉइंट्स में पेन है और ये लेफ्ट हैंड मसल्स एंड नर्व्स में कंटिन्यूस 24 आवर्स पेन रहता है। बैक पेन भी है इनका। अभी ये हिप जॉइंट्स में भी पेन के वजह से इनका नींद भी नहीं आ रही, सो नहीं पा रहे। इतनी पेन है, 24/7 पेन चल रहे। इसी के लिए नींद नहीं आ रही, कुछ भी कर ही नहीं पा रहे। और बार बार डिजीनेस है, बेहोश होके गिर रहे हैं। चेस्ट पेन्स भी फ्रीक्वेंट, चेस्ट पेन्स आ रही, हेड स्पिनिंग है। ये ऑलरेडी इनका ब्रेन में सिस्ट है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स है, किडनी में स्टोन्स है, कार्डियक पेशेंट है, हाइपरटेंशन है। ये सब 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स है। इसके लिए भी वहां बहुत सीरियस होगा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं वो ट्रीटमेंट देते नहीं, यही प्रॉब्लम है। कई टेस्ट के लिए भी लिखवाते हैं, एंजियोग्राफी करने के लिए भी। ये तो एंजियोग्राफी करवाने के लिए भी तैयार है, बट ये वहां डिपार्टमेंट में लेके नहीं जाते हैं। उल्टा क्या बोलते हैं ना, ये एंजियोग्राफी को पेशेंट विलिंग नहीं है, ऐसा झूठा कोई डॉक्टर साइन नहीं, स्टैंप नहीं, ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड्स के पीछे लिखवाते हैं, यही दिखाते हैं। मतलब एक बहाना है कोई। हम ऐसा बेल भी 2 टाइम्स बेल रिजेक्ट किया मेडिकल ग्राउंड्स में, 2018 में एक बार, 2019 में। और पेरोल लास्ट ईयर भी मदर इन लॉ का डेथ एनिवर्सरी है, हम जुलाई में अगेन 3rd टाइम पेरोल के लिए अप्लाई किया था। 3 टाइम्स पेरोल रिजेक्ट किया। किस लिए पता नहीं। बाकी सब लोगों को तो पेरोल मिलता है, बाहर आ रही और अच्छा सा इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट कर रही। वैसा ये कन्विक्ट एविडेंस के साथ पकड़ा गया। ये असीमानंद हो, प्रज्ञा ठाकुर हो, वैसा लोग को आसानी पेरोल बेल सारे मिलता है और इक्विटल भी हो जाती है। बट इनके केस में नो क्राइम एंड नो एविडेंस, बट इनका तो ना पेरोल भी नहीं मिलता है, बेल भी नहीं मिलता है। वायलेशन ऑफ प्रिजन राइट्स एंड वायलेशन ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल डिसेबिलिटी राइट्स वायलेशन है। अभी लास्ट लेटर में यही बोला था। फिर ये सिम्टम्स भी है बोला था, कोई टेस्ट नहीं करवा रही। तभी तो हमें इनका जरूर, क्योंकि आजकल बहुत सारे इजीली आते रह रहे हैं ना, ये जरूर इसका आगे ये अभी सिचुएशन के लिए मेरे ब्रदर इन लॉ फोन किया था जेल अथॉरिटीज को, बट वो लोग जेल अथॉरिटीज से ये जवाब है कोई अभी साई बाबा को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ऐसे ही बोला। फिर टेस्ट करवाया नहीं,
क्या पूछे तो कुछ जवाब ही नहीं है। अगर वो टेस्ट किया तो नेगेटिव आ गए तो हमको एज ए एश्योरेंस दे सकते हैं ना। ये कुछ नहीं है ये इंफॉर्मेशन। ये इसमें कितना क्योंकि पहले भी लास्ट टाइम भी वैसे ही बोला था, फोन किया तो नहीं नहीं वो तो ठीक है ऐसे ही बोला। हंगर स्ट्राइक में बैठे तो क्या हुआ है ऐसा बोल रहे थे, नहीं नहीं वो तो ठीक है हंगर स्ट्राइक में नहीं है ऐसे ही बोला। इसलिए हम कैसे विश्वास करें जेल अथॉरिटीज का एक ऑथेंटिक। हमको भी ऑफिशियल लेटर भेजे, फैमिली मेंबर्स तो इन्फॉर्म तो करना चाहिए। ये वो कर ही नहीं रहे अभी। एक तो साई बाबा का सिचुएशन ऐसा है, बट ये कोविड में बाकी अदर प्रिजनर्स को भी ऐसा ही हालत है, क्योंकि वहाँ आसपास के गांव से यहाँ रखते हैं नागपुर सेंट्रल जेल में। फिर उनका फैमिलीज को कांटेक्ट करने का नहीं है, इवन फोन कॉल करने के लिए भी वहाँ ट्राइबल्स का पास फोन्स भी कहाँ है। अगर फोन होगा तो भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है वहाँ रिमोट विलेज में। वैसा ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो गए। इवन एडवोकेट्स से मुलाकात नहीं, फिर फोन कॉल्स नहीं है, तो इनके केसेस क्या हो रहे हैं कुछ पता नहीं। ऐसा ओवरऑल 100% में आप देखें तो 2% कन्विक्टेड प्रिजनर्स है, बाकी 80% और अंडर ट्रायल्स है। और इसमें 60% का अभी तक ट्रायल्स स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये बाकी 10% ऑलमोस्ट 10% 10 इयर्स से ज्यादा अंडर ट्रायल में जेल में झील रहे, ऐसा सिचुएशन है। फिर बाकी सारे जेल्स में क्राउडेड है, 1/3 कैपेसिटी से 1/3 ज्यादा है। ऐसा सिचुएशन में ये कोविड प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करेगा। और इतनी क्रिटिकल कंडीशन है साई को, तो हेल्थ तबीयत बहुत खराब है, क्योंकि रिसेंटली आफ्टर हंगर स्ट्राइक इनका मेडिकल रिपोर्ट्स दिया था। फैमिली डॉक्टर्स वो रिपोर्ट्स देख के एडवाइज किया, इनकी हार्ट का ब्लड पंपिंग सही नहीं हो रहे। हार्ट के लिए अभी जरूरत टू टेस्ट एंजियोग्राफी एंड और एक टेस्ट बताया था वो जरूरी करना है। और अभी इसका इमरजेंसी इक्विपमेंट होना चाहिए। अगर कभी ऐसा चेस्ट हार्ट चेस्ट माइल्ड चेस्ट अटैक आ गया तो इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं है तो इनका बहुत मुश्किल है जीना, ऐसा ये बता रहे। एक्चुअली 2018 में भी इनका चेस्ट पेन सिवियर माइल्ड हार्ट अटैक आया था। जेल गार्ड्स एंड अथॉरिटीज टाइम पर रिएक्ट हो गए, इसीलिए वो डॉक्टर भी आया, सेव हो गए। वैसा पहले से अभी से इतनी साल से और हेल्थ कमजोर होते चले गया ना। फिर अभी ये हम तो यही डाउट है। और आर्थोपेडिक में भी रेगुलरली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्टेंट्स एंड स्टिमुलेशन, हार्ट एंड कोल्ड पैक थेरेपीज, ये सारे रेगुलर करनी है इनकी, ये मजिल्स डैमेज के लिए ये बताया था। बट वो ट्रीटमेंट कभी देते नहीं, फिजियोथेरेपी कभी नहीं दिया। यही मेन इनका प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये अपील करती हूँ वैसा सिचुएशन में इनको तुरंत बेल या पैरोल में रिलीज करिए, ताकि हमें हॉस्पिटल में एडमिट करके इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि वहाँ जेल में कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, वह बहुत सीरियस है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वहाँ मेडिसिन जो है वही है। अभी भी मेडिसिन भी हमें सप्लाई करते हैं, हम यहाँ से एडवोकेट को भेजते हैं, तब एडवोकेट वहाँ जेल में छोड़ते हैं। शुरुआत से भी मेडिकल मेडिसिन कोई भी जेल अथॉरिटी से सप्लाई नहीं किया। जो भी इनकी 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए जो दवाई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब किया वो सारे हमें
अभी तक 2014 से लेकर जब 2014 में फर्स्ट अरेस्ट हुआ ना, तब से अभी तक हमें मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.